हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक ऐच्छिक हिंदी अंतरा भाग 2 का पाठ नंबर 4, जिसमें 2 कविताएं हैं। एक कविता बनारस के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या कविता पूर्ण हो चुकी है। इसी पाठ की दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है दिशा, और कवि का नाम वही केदारनाथ है। आज हम जो कविता पढ़ेंगे, इस कविता का शीर्षक दिशा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जैसा मैंने इसमें समझा या पाया कि कोई अकेला व्यक्ति किसी बात पर, किसी तथ्य पर सब कुछ तय नहीं कर सकता। उस बात पर या उस किसी तथ्य पर अलग अलग दिशा हो सकती है, लेकिन यहाँ जो हम कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता में है क्या बच्चों? देखो, कवि ये कहना चाहता है या हमें इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ दृष्टिकोण या नजरिया अलग अलग हो सकता है। तीनों शब्द एक ही हैं। आप यथार्थ कह सकते हैं, आप उसके देखने का तरीका कह सकते हैं, जिसे दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, और वही शब्द है नजरिया। तो इस कविता में इसी के बारे में चर्चा होगी। कवि हमें ये बताना चाहता है कि ये जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा बड़े लोग हैं वो छोटे बच्चों को सिखाते रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे हैं वो भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो ये कविता जो है वो एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है, और ये कविता है वो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि पर आधारित और गहरी सोच रखने वाली कविता है। कैसे? इसमें होता क्या है कि एक बालक पतंग उड़ा रहा है और कवि उसे प्रश्न पूछता है कि हिमालय किधर है। ऐसा नहीं है कि कवि को इस बात का पता नहीं है, लेकिन यहाँ मैं पहले ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप किसी से प्रश्न करते हैं और कोई बात पूछते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे आपके मन में विचार हों, वैसा ही आपको प्रत्युत्तर मिले। ये अगले की सोच पर निर्भर करेगा, अगले की नज़रिए पर निर्भर करेगा कि आपने जो बात पूछी है वो उसको किस दृष्टिकोण से देखता है या किस नज़रिए से देखता है। ठीक ऐसा ही इस कविता में हुआ। पतंग उड़ाते बच्चे को जब कवि ने पूछा हिमालय किधर है, कवि को इस बात का निश्चित रूप से पता है कि हिमालय किधर है, लेकिन जब बच्चे का उत्तर आया तब कवि को ये पता चला कि वास्तविकता क्या है। मुझे पता है हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन इस बच्चे का नजरिया अपना है, अपने दृष्टिकोण से इसने उत्तर दिया है, और इसी बात को लेकर कवि को उस बच्चे के बाल सुलभ संज्ञान से बहुत बड़ी शिक्षा मिली और वो बहुत प्रभावित हुई। तो ये एक छोटी सी कविता है,
लेकिन बहुत ही रोचक और अच्छी कविता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस छोटी सी कविता पर चर्चा करते हैं, इसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। कविता है हिमालय किधर है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा। जिधर उसके पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो देखिए होता क्या है, पहली पंक्ति देखो क्या है बच्चों, हिमालय किधर है। पहली पंक्ति में कवि के माध्यम से एक सीधा प्रश्न पूछा गया है, और जहाँ प्रश्न पूछा जाता है बच्चों वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। तो ये आपकी एक विशेष बिंदु में आप इसे पॉइंट बना सकते हैं। तो किससे पूछा, ये प्रश्न किससे पूछा कवि ने, वो पूछा एक ऐसे बच्चे से जो बच्चा कहाँ है, स्कूल के बाहर, और कर क्या रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए यहाँ भी थोड़ी सी मैं आपको बाल मनोविज्ञान की बात बताता हूँ। बच्चा जब तक स्कूल की परिधि में रहता है, विद्यालय का जो परिक्षेत्र होता है उसमें रहता है, तब तक वो अपने मन के भावों को उतनी आज़ादी से, उतनी स्वतंत्रता से अभिव्यक्त या प्रकट नहीं कर पाता जितना स्कूल बाउंड्री या परिक्षेत्र से बाहर। और वही बात इसमें कही गई, लड़का बाहर है, वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है, वो अपने आप की मस्ती में मस्त है। और वो मस्ती कौन सी थी बच्चे के लिए तो ऊपर से देखो, दोबारा देखते हैं अपन कि कवि है वो विद्यालय परिसर से बाहर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, और उस बच्चे से ये प्रश्न करता है कि आप मुझे ये बताइए कि हिमालय किधर है। बच्चा पतंग उड़ा रहा है और बड़ा आनंदित है, व्यस्त है। अचानक कवि के द्वारा ये प्रश्न पूछना उसे सामयिक नहीं लगा, असामयिक लगा, अर्थात अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी बच्चा क्षेत्र से बाहर है, उस पर कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो थोड़ी देर बाद वो सहजता से और सरलता से कवि को क्या उत्तर देता है, उधर उधर, यानी वो एक दिशा की तरफ संकेत करता है, उधर उधर। अब उधर उधर कौन सी दिशा है, वो दिशा आगे स्पष्ट है। उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जाए, यानी जिस दिशा में मेरी पतंग उड़ रही है उस दिशा में आपका हिमालय है। ये बात क्यों कही बच्चे से, इसलिए कही क्योंकि बच्चे का पूर्ण रूप से ध्यान उस पर था। बच्चा पूरा आनंद उठा रहा था और बड़ा खुश था। तो उसके लिए सब कुछ, आप जो कुछ भी पूछोगे उस वक्त वो सब का सब उसके लिए उसी दिशा में होगा। इसीलिए बच्चे ने ये कह दिया कि आपका हिमालय है वो उस दिशा में है जिस दिशा में मेरा पतंग उड़ रहा है। कवि को जब ये उत्तर मिला तो कवि को सोचने में मजबूर होना पड़ा, और फिर ये लिखा है, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय का। कवि कहता है कि मैंने पहली बार ये स्वीकार किया कि बालकों की दुनिया या बच्चों की दुनिया सीमित होती है, और सीमित जिस चीज़ में उनका आनंद, जिसमें उन्हें आनंद आता है, जिसमें उन्हें खुशी होती है, उनमें वो सब कुछ एकाग्र करके ददचित रहते हैं। इसी कारण उस बच्चे ने ऐसा उत्तर दिया। तो कवि कहता है मैं पहली बार स्वीकार करता हूँ, स्वीकार लिखा है कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है और वो अपनी सोच के अनुसार उनकी सीमा भी सीमित होती है। और बच्चे हैं वो प्रत्येक चीज़ को अपने ढंग से देखते हैं
और उसका उत्तर भी वो अपने दृष्टिकोण से देते हैं। अब बच्चा कब तक ऐसा करता है ये भी आपको जान लेना चाहिए। जब तक बच्चा इस सांसारिक जीवन के बारे में पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए सिर्फ दो ही सबसे बड़े लक्ष्य होते हैं, भूख लगे तो खा लेना और बाकी खेलना। उसके अलावा अन्य चीज़ों में उसका कोई आनंद नहीं रहता। खेलना, खाना, पीना ये एक बच्चे की अवस्था की सबसे बड़ी आनंद की अवस्था होती है। और इसीलिए बच्चा सांसारिक जीवन से जब तक नहीं जुड़ता है तभी तक वो अपने असली जीवन का आनंद उठा सकता है। तो यहाँ कवि ने साफ कह दिया कि बच्चे से प्राप्त या मिले उत्तर के बाद में कवि को ऐसा लगा कि ये जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सोचूं वही बच्चा सोचे। बच्चे के उत्तर मिलने के बाद, बच्चे के प्रत्युत्तर के बाद कवि को ये एहसास हो गया, कवि ये समझ गया कि हर व्यक्ति का, हर इंसान का एक ही बात पर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, अलग अलग नजरिया हो सकता है, और उसके लिए वो सत्य है और मेरे लिए ये सत्य है। इसलिए यहाँ कवि महोदय है वो अपने आप को एक तरीके से सहज और स्वीकार कर लेते हैं कि वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ। कहने का मतलब एक ही बात पर अलग अलग व्यक्तियों की, उसमें व्यक्ति हो सकता है, उसमें बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसा हम सोचे वैसा जरूरी नहीं है वो उसके संबंध में सोचे। जैसा इस कविता में हमने देखा, कवि को पता था हिमालय उत्तर है, उत्तर में है, बच्चा भी शायद यही उत्तर देगा, लेकिन बच्चे के लिए उत्तर दिशा महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जिसमें उसे आनंद मिलता है, जिसमें वो खुश रहता है, और उसके लिए आनंद के पल थे उसकी पतंग जो जिस दिशा में उड़ रही थी। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों कि खुश रहना और न रहना किस बात पर निर्भर करता है। हमें सांसारिक जीवन में जब हम थोड़े समझदार हो जाते हैं तो ये बात देख लेनी चाहिए कि खुश रहने का तरीका क्या है। मुख्य रूप से हमारे मानव की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक बचपन, एक युवावस्था और एक वृद्धावस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं में देखो क्या अंतर है। आपने महसूस किया है, आप बचपन से आगे निकल चुके हैं तो आप हमेशा पीछे के दिनों को याद करेंगे। मानव जन्म की सबसे सुंदर, सबसे आनंद की और सबसे खुशियों के दिन होते हैं वो बचपन के होते हैं। उसके बाद युवावस्था और वृद्धावस्था। अब मैं आपको कारण बताना चाहूँगा क्यों होता है ऐसा। इसके पीछे कारण क्या है? युवा होता है वो हमेशा भविष्य को सोचकर चिंतित रहता है। वृद्ध जो होते हैं वो हमेशा अतीत, बीते हुए समय को सोचकर चिंतित रहते हैं। लेकिन बच्चा जो है वो वर्तमान में जीता है, वर्तमान में जो कुछ उसके पास है उससे वो खुश रहता है, और यही कारण है कि बच्चा हमेशा खुश रहता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप पीछे की तरफ भी ज़्यादा चिंतन नहीं करें और आगे की सोच को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित न रहें। आप वर्तमान में जिएं, और वर्तमान में यदि आप अपना जीवन जियोगे तो निश्चित रूप से आप हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा मुझे लगता है, ये वास्तविकता भी है। तो इस कविता के बाद में मैंने थोड़ी सी हमारी जीवन से संबंधित आपसे चर्चा की। तो ये कविता छोटी सी कविता है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोचक है, और इसमें आपने ये भी देख लिया कि किस प्रकार एक व्यक्ति का, एक बच्चे का अलग अलग दृष्टिकोण, नज़रिया या उनका एक तरीके से व्यू कह सकते हैं। इसके बाद छोटी सी कविता है, छोटे से इसमें कुछ बिंदु हैं। हालांकि इसके अलावा वो बिंदु भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पहले इस पर चर्चा करते हैं। भाषा इसमें कौन सी है?
खड़ी बोली, सहज, सरल। इसके बाद कविता, ये हम चर्चा मैंने शुरू में आपको बताई थी। ये कविता कैसे है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कविता है। स्कूल के बाहर आपने शायद पढ़ी होंगी, हमारी सब शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो इसमें स्कूल के बाहर का आप सीधा कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। स्कूल के बाहर यहाँ बालक खड़ा है और इतना ही बोला जाता है। स्कूल के बाहर कोई गाड़ी भी खड़ी हो सकती है। स्कूल के बाहर कोई जादूगर नाटक भी दिखा सकता है। स्कूल के बाहर पानी बहता वो भी हो सकता है। कहने का मतलब एक ही वाक्य से यदि अलग अलग अर्थ निकल जाए और अलग अलग उसमें वक्तव्य प्रकट हों तो वहाँ होती है व्यंजना शक्ति। तो इसमें क्या होगी बच्चों? व्यंजना शब्द शक्ति। उधर उधर, इसमें देखो एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो गया, तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये तो मुख्य थे। इसके अलावा आप पीछे वाली कविता के भी कुछ बिंदु इसमें हैं। जैसे पंक्तियों को आपको देखकर साफ लग रहा है ये कविता है, कैसी है? छंद मुक्त है। इसके अलावा इसमें आप ये भी देखते हैं कि इसकी शैली है वो प्रयोगवादी है, नहीं प्रगतिवादी है। तो ये छोटी सी कविता थी और कविता का हमने व्याख्या के साथ साथ सारांश भी निकाला और विशेष बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। आप सभी ने बड़ी रुचि के साथ, ध्यान के साथ सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।